हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग अपने वेक्टर का लेक्चर 2 नंबर में आ चुके हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी को कैसे हम उसका कैसे एक अलग अलजेब्रा को फॉलो करता है, उसको थोड़ा फील करने का कोशिश किए थे। और उसी अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि दो वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे, जब दो वेक्टर को ऐड करेंगे, ध्यान से सुनना, तो एक नया रिजल्टेंट वो भी एक वेक्टर ही होगा और उस नए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वेक्टर का मतलब है कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जब भी कोई दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे और उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा और वो अपने एंगल में कुछ ना कुछ एंगल में होंगे, तो मान लो कि वो एंगल थीटा है और दो वेक्टर ए और बी है, तो उन दोनों के जब हम रिजल्टेंट जो वेक्टर लिखे थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी में बी के बीच में कुछ भी एंगल है, वो एंगल मान लो थीटा हो सकता है, वो एंगल 0 डिग्री हो सकता है जिसको पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, वो एंगल 180 डिग्री होगा जिसको हम लोग एंटी पैरेलल बोलेंगे, 90 डिग्री हो सकता है, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है, किसी भी एंगल में हो। लेकिन मजे की बात ये है कि अलग अलग एंगल पे उसका एडिशन का रिजल्ट अलग अलग आएगा। कहानी तो ये है ना, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि एक इधर है एक इधर है, तो उसका रिजल्टेंट किधर होगा और कैसा कितना होगा। दोनों एक तरफ है तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा, किधर होगा। अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा और किधर होगा। 90 डिग्री में दो वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा और कैसे होगा। क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्शन वही तो है, कितना किधर 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 वाली बात तो ही नहीं नई बात है ना यहाँ पे स्क्वायर क्वांटिटी से हट करके। यस सर। तो जब हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, जब हम लोग फॉर्मूला को प्रूफ किए थे कि एक वेक्टर इधर था दूसरे वेक्टर इधर था, दोनों के बीच में एंगल एंगल अगर थीटा था, एंगल किसको बोलते थे वो भी हम लोग समझे थे। दो वेक्टर के बीच का एंगल किसको बोलेंगे वो भी हम लोग समझ चुके हैं ना। जब ताल से ताल मिला के टेल से टेल मिला हुआ एंगल होगा, है ना, या हेड से हेड मिला हुआ एंगल होगा, या अगर हेड और टेल के बीच में होगा तो बाहर वाला एंगल को एंगल ऑफ वेक्टर बोलेंगे, अदरवाइज अंदर वाला एंगल को एंगल ऑफ वेक्टर बोलेंगे, जो कि 180 से छोटा होगा। ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं। जा करके लेक्चर 1 में देख लेना, जो बच्चा पहली बार वेक्टर पढ़ रहा है अपने लाइफ में। ठीक है, तो इन दो वेक्टर को जब हम ऐड किए थे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आया था, उसका जो मैग्नीट्यूड आया था, उसका जो लेंथ आया था, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आया था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इस तरह आया था। और हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए थे कि अगर मान लो ए वेक्टर कुछ है, बी वेक्टर कुछ है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का हम लोग का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूला से आ जाएगा। फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा सर, वो रिजल्टेंट वेक्टर जो था, मान लो एक वेक्टर ए है, ताल से ताल मिला के दो वेक्टर हो गया, उनके बीच कुछ एंगल है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर मान लो ये है ना। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये व्हाइट कलर वाला चौक से कितना एंगल बना रहा है उसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, है ना। वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा उसका फॉर्मूला आया था, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कोस थीटा, जहाँ पे अल्फा क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर ए के साथ। इसको भी याद किए थे, यहाँ लिखा हुआ है साइड में, है ना। अब कहानी क्या है सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें, तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला फिजिक्स में ये सब चीज होगा। और मैं यहाँ पे आपको जो कुछ भी बताऊंगा आप एकदम अपने हर्ट डाई हर्ट याद करना है, ठीक है ना, बिल्कुल। और कोर ऑफ हर्ट से याद कर लेना उसको, दिमाग में घुसा लेना चीजों को, ताकि हमको फिजिक्स में कुछ भी दिक्कत ना हो। मैथ्स वाले बच्चे तो ठीक है आगे पढ़ेंगे, लेकिन खासकर नीट वाले बच्चे जो हो वो एकदम इन रिजल्ट को ध्यान रखना। अगर दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो एक वेक्टर 10 न्यूटन है, दूसरा भी 10 न्यूटन है, हाँ वो किसी भी एंगल में दोनों सेम तरफ है, अलग है कुछ भी हो, तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा सर, क्योंकि ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और मैं दोनों को मान लूं, दोनों का मैग्नीट्यूड मैं ए बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, चौक टूटेगा ये है ना, तो टूटना ही है। दोनों का मैग्नीट्यूड मान लो क्या है, ए है, मैं ए लिख दिया यहाँ पे। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी ए और वेक्टर बी का भी बी है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड ए है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा सर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का भी तो ए मैग्नीट्यूड ए ही है, दोनों इक्वल है, 2ab इंटू cos थीटा। ठीक है सर, इन दोनों को ऐड करो, 2a स्क्वायर, यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लो, जब 2a स्क्वायर कॉमन लो तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस cos थीटा बचेगा। ठीक है सर, इस सबको बस निकालना सिखा रहा हूँ, रिजल्ट तो ये आएगा। ठीक, फिर क्या किया सर, 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक वाला लेक्चर को याद करना, जहाँ पे मैंने फॉर्मूला सिखाया था कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, इस रिजल्ट को याद रखना, फिर इसमें बार-बार यूज करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ पे जरा देखो, 2 इंटू 2 4, 4 में से रूट से बाहर 2 आ जाएगा, a स्क्वायर में से a बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर में से cos बाहर आ जाएगा। तो रिजल्टेंट का जो, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड a था, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया, 2a cos थीटा बाय 2। इसको नोट दे करके याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आएगा, 2a cos थीटा बाय 2। सर इसका क्या फायदा होगा, अभी देखेंगे क्या फायदा होगा। और मजे की बात यह है कि जब दोनों वेक्टर इक्वल होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा बिल्कुल इसके बीच में होगा, भले उसके एंगल में कुछ हो। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखना, मान लो एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है, दोनों 90 डिग्री में है ना, दोनों 90 डिग्री। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सब दिख रहा है ना, दोनों का लेंथ इक्वल है, तो रिजल्टेंट वेक्टर बिल्कुल इसके बीच में होगा, बिल्कुल इसके बीच में होगा। कितना होगा तो निकाल ही लेंगे फॉर्मूला से, कितना होगा फॉर्मूला से निकाल लेंगे। लेकिन हम डायरेक्शन की बात बता रहे हैं कि डायरेक्शन निकालने की चिंता ही नहीं है,
बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बीच में होगा, तुम खुद फील कर सकते हो। मेरा दोस्त एक इधर मुझे खींच रहा है, दूसरा इधर खींच रहा है, और दोनों इक्वल फोर्स से खींच रहा है, तो मैं किधर जाऊंगा? एग्जैक्टली बीच में जाऊंगा। उसका फोर्स ज्यादा हो गया तो मैं उसके तरफ चला जाऊंगा, उसके तरफ से छोटा एंगल बनेगा, इधर से ज्यादा एंगल बनेगा। अगर इसका फोर्स ज्यादा हो गया तो मैं इसकी तरफ इंक्लाइन हो जाऊंगा, इसके तरफ से छोटा एंगल बन जाएगा, तो इसकी तरफ चला जाऊंगा और इधर से बड़ा एंगल बनेगा। लेकिन क्या होगा, जब दोनों इक्वल फोर्स लगाएगा तो बिल्कुल दोनों के बीच में जाऊंगा, इन दोनों से तरफ से इक्वल इक्वल एंगल बनेगा। तो दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है, दोनों दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है, ठीक है, तो अगर दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है तो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा? सर वेक्टर ए से भी थीटा बाय 2 और वेक्टर बी से भी क्या होगा? थीटा बाय 2, जिसको हम लोग अल्फा नाम दिए थे वेक्टर ए से एंगल, वो कितना आ जाएगा? थीटा बाय 2 आ जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 2a cos थीटा बाय 2। ठीक है, ये सब अच्छे से नोट कर लो। अब इन सब पे हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नोट कर लिए क्या? यस सर, नोट कर लिए। नोट करना सबसे कंपलसरी है ना? हाँ, नोट होना चाहिए तुम्हारे पास अच्छा वाला। ठीक है, अगर मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्या हुआ तेरा वादा, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और दोनों का मैग्नीट्यूड मैं स्मॉल ए बोल देता हूँ। ठीक है, तो इन और अगर कोई आर वेक्टर है जो कि इन दोनों को ऐड करने से बनता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से बनता है ना? तो जो वेक्टर ये जो वेक्टर आर बना, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो वही बात कर रहे थे, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा फॉर्मूला, तो डायरेक्ट लिखेंगे फटाफट, 2a cos थीटा बाई 2। ये भी हम लोग यहाँ लिखे थे, इसको याद रखना है। यस सर। अब इसमें स्पेशल केस देख लो। स्पेशल केस क्या है? अगर मान लो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया, थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया, तो बताओ रिजल्टेंट वेक्टर कितना, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? तो 2a cos 0, 2a cos 0 by 2, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है? नहीं होता, 2a हो जाएगा। मतलब सर अगर मान लो दो वेक्टर इक्वल वेक्टर है, मान लो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, और दोनों एक ही तरफ है, एक ही तरफ का मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। अब दोनों के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 से उधर ही खींच रहा है, 10 से उधर ही खींच रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा? 20 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, हो जाएगा। 20 क्या है? 2 into 10 है कि नहीं? 2 into 10। उसी 10 का नाम मैंने क्या दिया था? ए नाम दिया था ना। अगर दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अब इसको 10 बोल दो, 5 बोल दो, कुछ भी बोल दो, और दोनों का सेम तरफ है, यानी एंगल 0 डिग्री है, तो कितना आना चाहिए सर? उसका डबल होना चाहिए। यस सर, हो तो रहा है, यानी इस फॉर्मूला से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये काम की फॉर्मूला है कि नहीं है? यस। अगर मान लो दो इक्वल वेक्टर है और दोनों के बीच में एंगल कितना है? मान लो दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। कितना डिग्री? 60 डिग्री है ना? तो बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड? देखो क्या आ जाएगा। तो 2a, दोनों इक्वल वेक्टर है, ए की जगह 10 लिख दो, 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, दोनों इक्वल है। हाँ, लेकिन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। मतलब एक इधर है तो एक इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। छी छी छी, एक इधर तो एक इधर है, दोनों इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है ना? इक्वल है, 60 डिग्री है। ये भी मान लो 10 है, ये भी मान लो 10 है, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट जस्ट इसके बीच में जाएगा। अभी रिजल्टेंट कितना होगा जल्दी निकाल लेंगे हम लोग इस फॉर्मूला से। हालांकि उस फॉर्मूला से आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 60, वही फॉर्मूला आएगा, वही रिजल्ट आएगा, बट इसको भी याद रहेगा तो और जल्दी आ जाएगा, बस यही सिखा रहा हूँ। तो 2a ए की जगह 10 लो, कुछ भी ले लो, 2a इंटू कॉस 60 बाई 2, कॉस 60 बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस 60 बाई 2 कितना होता है? कॉस 30 होता है, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? रूट 3 बाई 2। कितना होता है? रूट 3 बाई 2। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना आता है? रूट 3 है। मतलब कि हम लोग कुछ भी चिंता नहीं करेंगे। मान लो दो फोर्स है इक्वल मैग्नीट्यूड का, एक का वैल्यू एफ है, दूसरे का वैल्यू भी एफ है, और दोनों आपस में 60 डिग्री पे एंगल है। 60 डिग्री कितने एंगल पे? 60 डिग्री। तो उसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? रूट 3 एफ आ जाएगा। समझना, मैं बार बार यूज करूंगा फिजिक्स में, जब जैसे मान लो हम लोग अभी ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उतारते जाना जो जो मैं लिखा रहा हूँ। जैसे क्या पढ़ेंगे, तो मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे पास इधर एक फोर्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इधर कोई चार्ज पार्टिकल उस पे इधर फोर्स लग रहा है, मान लो यहाँ पे कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, और एक फोर्स मान लो इधर भी लग रहा है, और मान लो दोनों फोर्स इक्वल इक्वल है। अब समझोगे सर इक्वल कैसे आ गया? जब पढ़ोगे चैप्टर टॉपिक, सर फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला जानोगे, तो मान लो दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया, और दोनों के बीच में एंगल कितना? 60 डिग्री है। सर हमें पता है ये 60 है, 60 है, 60, तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? सर रूट 3f होगा। कितना होगा? दो इक्वल वेक्टर अगर बीच में एंगल 60 रहेगा, दो इक्वल वेक्टर अगर बीच में एंगल कितना था? 60 डिग्री था, तो रिजल्टेंट कितना आया था? रूट 3 इंटू ए आया था। तो यहाँ पे वो जो ए की जगह क्या एफ है तुम्हारा, मान लो कोई भी वेक्टर है, ए हो, एफ हो, 10 हो, कुछ हो, तो बस रिजल्ट याद रखना। अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो उसका मैं केस बता रहा हूँ, उसके बीच में 0 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ वो जो इक्वल मैग्नीट्यूड जो भी है उसका, 2f 2a जो भी बोलना है। अगर उनके बीच में 60 डिग्री है, दो इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा कितना होगा? रूट 3 टाइम्स ऑफ इतना हो जाएगा। ठीक है, याद रखोगे तो बहुत फायदा होगा आगे जाकर के, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करोगे। ठीक है ना? अगर ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और इसके बीच में एंगल कितना है, मान लो एंगल तुम्हारे पास 90 डिग्री, ये तो बहुत स्पेशल है। अभी फिल करा दूंगा तुमको इसको, अभी बिना वेक्टर का फिल करा दूंगा इसको, देखना। थीटा कितना है? 90 डिग्री है, दोनों इक्वल इक्वल वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है कितना आ जाएगा? सर आएगा रूट 2। कैसे? देखो
फॉर्मूला क्या है, 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos 90 बाई 2, 2a cos 90 बाई 2। थोड़ा जल्दी जल्दी देखना, जल्दी समझना थोड़ा सा। 2a cos 90 बाई 2, cos 90 बाई 2 कितना होता है, cos 45, cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई रूट 2, 2a इंटू 1 बाई रूट 2 कितना आ जाएगा, 2a इंटू 1 बाई रूट 2 कितना आ जाएगा, तो 2a इंटू 1 बाई रूट 2 कितना आ जाएगा, तो रूट 2 आ जाएगा। रट लो, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, बहुत काम आएगा। अगर दो इक्वल वेक्टर है, दो इक्वल वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मेरी रूट सेम है, तब का मैं सिर्फ बता रहा हूँ बातें। अगर दो इक्वल वेक्टर है, उसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो रूट 2 आएगा। सर फिल कराओ, फिल कराओ, इसको तो फिल कर सकते हो अपने, क्योंकि हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम आता है। दो वेक्टर है मान लो, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, नहीं सर वेक्टर ए के बीच में, चलो ऐसे दो, जैसे जैसे वैसे दो, है ना, इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल इक्वल है, ठीक है। तो बताओ इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, तब लगाओ। इसको थोड़ा पैरेलल शिफ्ट करते हैं, फिर वेक्टर को तो हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं सर, इसको कर दिया शिफ्ट यहाँ पे, है ना। तो बताओ ट्रायंगल लो, एक ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये जो अपोजिट साइड में होगा क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा कि नहीं होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बहुत सिंपल दिख रहा है हमें, ये परपेंडिकुलर जैसा दिख रहा है, ये बेस जैसा दिख रहा है, ये हाइपोटेन्यूज होगा कि नहीं होगा। तो ये भी ए है, ये ए है ना, ए भी है, ये भी है, तो कितना आता है, रूट 2 आता है कि नहीं आता है, सर ये तो आता है रूट 2। ठीक है सर, यहाँ क्यों समझ में आ गया, क्योंकि ये आपको आता है पहले से कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करते हैं। अब 60 डिग्री में आपको कुछ रिजल्ट याद नहीं है, तो इसलिए आपको वो वेक्टर का फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ 90 डिग्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना। मैंने क्या बोला, अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर है, मान लो दोनों का वैल्यू एफ है, दोनों आपस में कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री में, कितना डिग्री में है, 90 डिग्री में। तो रिजल्टेंट वेक्टर, एक तो पहली बात, रिजल्टेंट वेक्टर होगा किधर, बिल्कुल इनके बीच में होगा, क्योंकि दोनों इक्वल इक्वल है। अभी ने बताया दोस्त वाला एग्जांपल, बिल्कुल इसके बीच में होगा। और कितना हो जाएगा सर, ये अगर एफ है, ये अगर एफ है, तो रूट 2 एफ हो जाएगा, रूट 2 एफ याद रहेगा, रूट 2 एफ। ये अगर ए है, अगर ए तो रूट 2 ए, ये अगर 10 है 10 है, रूट 2 10, ये अगर 5 है 5 है, रूट 2 5। फॉर्मूला से आएगा, बट तुम्हें याद भी रखना जल्दी जल्दी करने के लिए, है ना। तो इस तरह से और भी। अच्छा एक और एंगल ले लो, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बहुत स्पेशल आ जाएगा यहाँ पे, देखना 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2, देखना पुट करना, थीटा की जगह 120, तो 120 बाई 2 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 इंटू 2 कितना, ए आएगा कि नहीं आएगा। और ये तो मजे की रिजल्ट है, ये तो बहुत काम की रिजल्ट है। इसको देखना, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड हो और उसके बीच में एंगल कितना 120 हो, सर 120 का मतलब क्या हुआ, इधर देखना, ये व्हाइट कलर का चौक है, ये चौक है, इनके बीच में एंगल कितना है दिख रहा है, तो ये 90 था, ये 90 है कि नहीं, तो एंगल बराबर बराबर 120, कितना एंगल है 120। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, तो ये भी ए है, ये भी है, रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा वो भी ए के बराबर हो जाएगा। तो तुमको दिख रहा होगा ना, तुमको दिख रहा होगा ना, इसका लेंथ इसका लेंथ इसका लेंथ इक्वल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर भी कितना आ जाएगा तुमको, एकदम बिल्कुल एक ही बराबर आ जाएगा। और इधर से भी 60 डिग्री, इधर से भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। वो तो पता ही है सर, क्योंकि ये और ये इक्वल है, तो बीच में जाएगा, इन दोनों के बीच में जाएगा। और ये भी याद रखना, अच्छे से याद रखना, बोलेगा बताओ टू इक्वल वेक्टर्स है जिसका मैग्नीट्यूड भी उसी के बराबर है, दो इक्वल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी उसी के बराबर है, हम समझ जाएंगे कि वो जो दोनों इक्वल वेक्टर है वो आपस में 120 डिग्री पे है। अगर वो आपस में 120 डिग्री पे होगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी ए के बराबर आएगा, फॉर्मूला से आएगा कि नहीं। टू इक्वल वेक्टर्स है उसका मैग्नीट्यूड डबल है, तो उसका मतलब दोनों एक तरफ है, रूट 3 टाइम्स हो गया, इसका मतलब 60 डिग्री पे है, रूट 2 टाइम्स हो गया मतलब 90 डिग्री पे है, ए हो गया मतलब 120 पे। तुमको एक और फील आ रहा होगा, तो जब दोनों सेम तरफ था तो 2a हुआ था, मैंने एंगल बढ़ाया 60 डिग्री किया, तो रिजल्ट कितना आया सर, रूट 3 आया। रूट 3 का वैल्यू कितना होगा 1.73, 2 से छोटा हुआ कि नहीं हुआ, मैंने एंगल और बढ़ाया, तो रिजल्ट कितना आया सर, रूट 2 इंटू ए आ गया। ये भी ए है, ये भी है, ध्यान रखना। सर रूट 2 का वैल्यू कितना 1.4 होता है, तो और घटा कि नहीं घटा, मैंने एंगल अब कर दिया 120, कितना कर दिया 120, तो रिजल्ट कितना आ गया, ए के बराबर आ गया। तो तुमको एक और चीज फील आ रहा होगा कि जैसे जैसे दो वेक्टर के बीच में एंगल बढ़ाओगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड घटेगा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अरे आ रहा कि नहीं आ रहा यार, अरे फील करो यार। अगर मान लो इधर ही फोर्स लगा, इधर ही फोर्स लगा, दोनों वेक्टर सेम की तरफ, तो ज्यादा हो जाएगा वैल्यू ना। जैसे एक इधर लगा रहा है फोर्स, एक इधर लगा रहा है, तो जाएगा इधर, कुछ कम होगा। इधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, जाएगा बीच में और कुछ कम हो जाएगा। इधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, जाएगा इधर और कुछ कम हो जाएगा। अब मान लो कि लास्ट केस देखो, और एक केस, अगर थीटा का वैल्यू कितना है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री, तो बताओ रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2a इंटू कॉस ऑफ 180 बाई 2। सर 180 बाई 2 कितना होता है, सर 180 बाई 2 90 होता है, cos 90 का होता है 0 होता है, कितना आएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा, सर तो फिर है 0 आएगा, कैसे 0 आएगा सर, एक वेक्टर इधर है, ये दूसरा वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में 180 हुआ कि नहीं हुआ, ये सर हो गया। दोनों इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल है, जितना इधर है उतना ही इधर है। मुझे कोई इधर खींच रहा है 10 मीटर से, कोई इधर खींच रहा है 10 मीटर से, आ आ आ किधर जाऊंगा मैं, सर मैं हिलूंगा ही नहीं, क्योंकि इधर भी 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन, बिल्कुल 180 डिग्री में है कि नहीं है। जब बिल्कुल 180 डिग्री में आएगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। फॉर्मूला से भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये सारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो उस मेन फॉर्मूला से भी, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे ए और बी का वैल्यू तुमने सेम रखना है, ए का वैल्यू भी ए मान लो, बी का वैल्यू भी बी रखोगे, तब भी ये सब रिजल्ट आएगा। उसको जल्दी करने के लिए हमने और एक छोटा सा फॉर्मूला बना दिया, 2a cos थीटा बाई 2, जब अगर दोनों सेम रहेगा ए और बी, तो 2a cos थीटा बाई 2। और मैंने इसको फील करा दिया आपको, अगर दो इक्वल वेक्टर का केस जो रहेगा, तब आपको कैसे कैसे रिजल्ट ध्यान रखना है।
नहीं आ रहा है? यस सर, आ गया। ठीक है, तो दो इक्वल वेक्टर का बात अच्छे से ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला 2a cos थीटा बाय 2, अगर दोनों इक्वल a है तो f होगा तो 2f cos थीटा बाय 2, r होगा तो 2r cos थीटा बाय 2। दो इक्वल वेक्टर n है तो 2n cos थीटा बाय 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दो इक्वल वेक्टर p है तो 2p cos थीटा बाय 2। ठीक है, अब नेक्स्ट नोट क्या है हमारा? हाँ, और कुछ बातें जानना है कि जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका मिनिमम वैल्यू कितना है, तो वो मैग्नीट्यूड के लिए मोड लगाओ या ना लगाओ चलेगा, मोड लगाओ या ना लगाओ चलेगा, ठीक है ना। मोड नहीं भी लगाओगे तो मैग्नीट्यूड है, लगाओगे भी तो मैं तो लास्ट क्लास में बताया था आपको ये सब ना, कैसे हम लोग लिखते हैं चीजों को, सब कुछ बताया था, वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, नेक्स्ट बात मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर कोई दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे ना तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम कम से कम कितना होगा, तो सर रिजल्टेंट का वैल्यू फॉर्मूला क्या है, r इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जल्दी देखना 2ab cos थीटा। ठीक है, तो इसका वैल्यू मिनिमम कब होगा, इसका वैल्यू मिनिमम कब होगा? सर मिनिमम तब होगा जब ये तो ठीक है सर, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसका भी स्क्वायर कर रहे हैं, ये सब ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सर ये वाला वैल्यू अगर मिनिमम हो जाए, ये वाला वैल्यू अगर मिनिमम हो जाए तो दिस प्लस दिस माइनस होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? मिनिमम मतलब cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, और cos थीटा का वैल्यू अगर -1 पुट करोगे यहाँ पे तो ये वैल्यू छोटा होगा कि नहीं होगा? यानी इसका रिजल्टेंट मिनिमम तब होगा जब ये मिनिमम हो जाए, और ये मिनिमम कितना होता है -1, कितने एंगल पे होता है 180 पे होता है, तो रखो यहाँ पे रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू cos 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो बताओ यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसी का फॉर्मूला होता है, हाँ तो फॉर्मूला होता है, किसका होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ये अंदर वाला बात, ऊपर में क्या था रूट था, इस रूट ने स्क्वायर को खत्म कर दिया तो क्या बचा a माइनस b बचा कि नहीं बचा? सिंपल सी बात है, सबसे छोटा वैल्यू कब होगा, जब एक फोर्स इधर लगे, जैसे एक इधर फोर्स लगा रहा है हम पे कोई, एक पीछे की तरफ लगा रहा है बिल्कुल 180 डिग्री पे, तो सबसे छोटा वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? हाँ तो आ तो रहा था सर अभी, अगर दोनों इक्वल भी था तो 180 में कितना आया था, 0 आया था, सेम तरफ 2a, 60 में √3a, 90 में √2a आया था, 120 में a के बराबर, रिजल्टेंट a के बराबर आया था, मैं रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ, और 180 में जब था तो 0 आ गया था। ऑब्वियस कॉमन सेंस भी आ रहा है समझ में, इधर एक वेक्टर इधर होगा, एक वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो सबसे छोटा वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा, और वो सबसे छोटा वैल्यू कितना आएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन, क्यों, अगर इधर 12 है, इस चौक को पकड़ के कोई इधर 12 से खींच रहा है, मैं इधर 2 से खींच रहा हूँ, 12 से 2 से, तो किधर जाएगा, तो इधर जाएगा, कितना से जाएगा, तो 10 से जाएगा, 10 कैसे आया, 12 माइनस 2, इधर 12 था इधर 2 था, दोनों को घटाया कि नहीं घटाया? हाँ, दोनों दोनों के मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन, अब a बड़ा है कि b बड़ा है हमें नहीं पता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को ऐसे लिखा, इसका मतलब क्या है कि अगर a बड़ा है तो a माइनस b हो जाएगा, और b बड़ा है तो b माइनस c हो जाएगा, और कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो, एंटी पैरेलल हो, है ना, तब cos 180 का वैल्यू कितना होगा, मिनिमम और -1। इसी तरह से मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, ये कितना होगा मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, सर 1 हो सकता है, कितने एंगल पे, 0 डिग्री पे, जब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 रखोगे ये ऐसा बन जाएगा, जब ये ऐसा बन जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ऐसा बन जाएगा, मतलब किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब दोनों सेम तरफ हो, जब दोनों 0 डिग्री में हो। सर ये चौक है, इसको 10 न्यूटन उधर लगा रहे, फिर 5 न्यूटन उधर ही लगा रहे, दो वेक्टर है 10 और 5, तो 10 और 5 अगर दोनों एक तरफ है तो कितना आएगा, 15 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 10 इधर है और 5 इधर है तो कुछ कम होगा कि नहीं होगा, रूट ओवर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 90 डिग्री में आ गया ना, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। सर 60 में रखोगे तो 120 में रखोगे कुछ और, 180 में और कम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे ज्यादा कब आएगा, जब दोनों किधर रहेगा, एक ही तरफ रहेगा, यानी पैरेलल वेक्टर रहेगा, 0 डिग्री में रहेगा। तो दो वेक्टर का एडिशन का मैं जितना भी पॉसिबल बातें था मैंने वो सब किया तुम्हारे साथ, ठीक है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे एक काम की बात है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, सर उसका मिनिमम वैल्यू होगा a माइनस बी, और मैक्सिमम क्या होगा a प्लस बी। तो कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर का अगर हम मिनिमम यहाँ पे रखें तो मिनिमम कितना है, सर a माइनस बी या b माइनस ए, और मैक्सिमम कितना है सर a प्लस बी, अगर कोई वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर क्या है सर, a और b का समय है, एडिशन है, तब इस कहानी को ध्यान रख सकते हो। मतलब अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इधर देखना, अगर एक वेक्टर 2 न्यूटन है और एक वेक्टर 8 न्यूटन है, तो बताओ इस वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो कौन सा वैल्यू इसमें से पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्वेश्चन क्या है, इसका रिजल्टेंट क्या पॉसिबल नहीं है, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट, एक रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि 2 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन है, तो इसका रिजल्टेंट का क्या कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन ए 5 न्यूटन, ऑप्शन बी 9 न्यूटन, ऑप्शन सी 1 न्यूटन, ऑप्शन डी 12 न्यूटन, इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है बताओ, कौन सा नहीं हो सकता, करने के लिए क्या करेंगे, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये 2 और 8 का
उस रिजल्टेंट का मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है हमें पता है। मिनिमम कितना हो सकता है सर, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सर 2 + 8 10 कर देंगे। अरे भाई 2 + 8 10 स्केलर है, स्केलर नहीं है, वेक्टर है। पता करना पड़ेगा दोनों के बीच में कितना एंगल है। ये 2 और 8 जो है ये किधर लग रहा है, दोनों सेम तरफ है तब ना 10 होगा, हमेशा थोड़ा 10 होगा। ये तो पढ़ रहा है वेक्टर में, ये तो एंगल डिसाइड करेगा ना। हाँ सर, अगर दोनों सेम तरफ हुआ तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा इसका सर, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है ना, मैक्सिमम होगा। सर दोनों अगर अपोजिट में हुआ तो मिनिमम होगा, और मिनिमम कितना हो जाएगा सर, एक तरफ 8 लग रहा है और दूसरी तरफ 2 लग रहा है, तो मिनिमम कितना आएगा, 6 आएगा। यानी हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, ठीक है ना, 6 और 10 के बीच में कुछ भी पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। इन दो वेक्टर को अगर 8 करेंगे ना तो 6 न्यूटन भी हो सकता है। 6 कब होगा सर, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और भी एग्जांपल लेके समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इधर 8 है, इधर 2 है, तो 6 आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, और दोनों अगर सेम तरफ हो गया तो 10 हो गया। बाकी किसी भी एंगल पे रखो तो 10 से छोटा होता जाएगा और फिर 6 से बड़ा ही आएगा, 10 और 6 के बीच में आएगा। तो देखो 5 क्या 10 और 6 के बीच में है क्या, नहीं सर ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इधर देखो 9 10 और 6 के बीच में है क्या, यस सर ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। 1 1 है क्या 10 और 6 के बीच में, सर नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है। 12 रिटर्न क्या, मिनिमम कितना था 6 और मैक्सिमम कितना था 10, उसके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो तुम देख के बता सकती हो, ठीक है। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इन दोनों वेक्टर को जोड़ोगे तो कभी 5 नहीं आएगा, कभी 1 नहीं आएगा, कभी 12 नहीं आएगा। आएगा कहां से कहां तक, या तो 6 होगा, या तो 10 होगा, या इसके बीच में कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कितना एंगल पे, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कितने एंगल पे, अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू आएगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे वैल्यू घटते 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 180 पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन देख लो, दो वेक्टर 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, ठीक है। तो बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इन दोनों का मैक्सिमम कितना होगा। सर मैक्सिमम कितना होगा, 20 होगा। कब होगा, जब दोनों एक तरफ हो। मिनिमम कितना होगा, सर मिनिमम कितना होगा, सर दोनों जब अपोजिट में, तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, 10 इधर 10 0 आ जाएगा। अब बताओ इसमें इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो 20 और 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मैं अगर बोलूंगा आपको 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, तो आप 7 मत बोल देना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। 7 तब होगा जब दोनों सेम तरफ हुआ, तो तुम बोलना 5 न्यूटन और 2 न्यूटन, 7 भी हो सकता है, या 5 - 2 अपोजिट में हुआ तो 3 भी हो सकता है। 3 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसका डायरेक्शन पे। अब तुम अगर डायरेक्शन दे देंगे कि एंगल 0 डिग्री है तो तुम बोलोगे 7, एंगल 180 है तो तुम बोलोगे सर एक तरफ कितना था 5, एक तरफ 2 था तो 3 हो जाएगा। इधर 5 इधर 2, 180 में कितना आ जाएगा, 5 - 2 3 आ जाएगा। तो कहने का मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि कोई भी दो वेक्टर को अगर ऐड करोगे तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमको आराम से पता चल जाएगा, और जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा उनके बीच में ही आएगा, अलग अलग एंगल पे अलग अलग आएगा। मैं इसको बार बार आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और जल्द भी आपको याद करा दिया। तो ये हमारा वेक्टर एडिशन से रिलेटेड कुछ बातें, ठीक है। वेक्टर एडिशन से अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी समझेंगे और फिर आगे की कहानी समझेंगे। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखो, उससे पहले देखो वेक्टर एडिशन के बारे में कुछ सुन लो। अगर कोई वेक्टर a प्लस बी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर छोटी छोटी बात है जो काम आ जाता है कभी कभी ना फिजिक्स में भी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी प्लस ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, हाँ कोई मुद्दे की बात नहीं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिजल्टेंट क्या आएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का वही रिजल्ट आएगा, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब कोई भी चीज ऐसा अगर हम लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ऐसा अगर हो सकता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये कौन सा लॉ है, पहले ए फिर बी, पहले बी फिर बाद में ए। तो जो भी कुछ अगर ऐसे लॉ को फॉलो करेगा उसको बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, है ना। कम्यूटेटिव लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा और भी करेगा, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए तुमको कभी हो सकता है जरूरत पड़ जाए। इस तरह से मान लो दूसरा होता है क्या, जैसे वेक्टर ए मान लो ऐसे तुम्हारे पास प्लस वेक्टर बी, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। और यहाँ पे है मान लो प्लस वेक्टर सी। तुम इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे देखो, पहले मैं ए को अकेले छोड़ दिया और फिर इधर क्या कर दिया वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। समझा क्या, देखना 3 वेक्टर है, पहले तुमने क्या किया ए और बी को वेक्टर की तरह ऐड किया, फिर जो रिजल्ट है उसको सी की तरह ऐड कर दिया। मैंने एक बोला नहीं नहीं, एक काम करो, पहले बी और सी को तुम वेक्टर की तरह ऐड कर दो, फिर उसका रिजल्ट को ए के साथ ऐड करो, तो बिल्कुल एक ही रिजल्ट आएगा। और जो भी कोई ऐसा रूल को फॉलो करेगा तो वो ए प्लस बी एक साथ बाद में सी, या फिर पहले बी प्लस सी बाद में ए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा, है ना, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। बस थोड़ा सा सुन लो, क्या है ना, क्या दिक्कत है। बस और एक लास्ट लाइन, मान लो ऐसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना, और यहाँ कुछ नंबर सी से मल्टीप्लाई है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
सी इंटू ए वेक्टर प्लस सी इंटू बी वेक्टर, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सी को ए के साथ फिर सी को बी के साथ, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यानी वेक्टर एडिशन इसको भी फॉलो करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करेगा? फॉलो करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन से रिजल्टेड हम लोग को ये सब चीज ध्यान रखना है कि दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना। सबसे ज्यादा हम लोग यूज करेंगे जब दो वेक्टर 90 डिग्री में होगा, क्योंकि हम लोग उसी को पढ़ने वाले मेनली, आई कैप जे कैप के कैप, तो उसका रिजल्टेंट तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो cos 90 तो 0 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर, क्योंकि 90 डिग्री में क्या बनता है? तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है। रूट ये क्या ए है बी है, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। तो सबसे ज्यादा हम लोग इसी को यूज करेंगे, इसको आई कैप जे कैप बोलेंगे। जब वेक्टर को आई कैप जे कैप में लिखने वाले थोड़ी देर में जस्ट हम, ठीक है, हम स्टार्ट भी वैसे किए थे। चलो इसके साथ वेक्टर सब्ट्रैक्शन समझ लो। समझना क्या है, बिल्कुल एक ही है, कुछ नया नहीं है ना। वेक्टर सब्ट्रैक्शन अगर हमको भी करना हो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है? मान लो मुझे करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दो वेक्टर है मान लो आपस में, इधर ए वेक्टर है, इधर मान लो बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। मुझे ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना है, ए और बी को ऐड करते थे तो इनके बीच में कनेक्ट रिजल्ट आता था। अब ए और बी को मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, कैसे करूंगा? मैं एक काम करूंगा, एडिशन हम लोग सीख चुके हैं तो उसी को हम लोग सब्ट्रैक्शन बना देंगे। मेरा मानना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही चीज है, बस देखने का नजरिया अलग है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही चीज है, बस देखने का नजरिया अलग है। सर क्या बोल रहे हैं आप? मैं अगर आपको बोलूंगा 5 प्लस 2 तो आप बोलोगे 7, कोई दिक्कत नहीं। आपको बोलूंगा 5 प्लस 5 माइनस 2 आप बोलोगे 3, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं 5 माइनस 2 को मैं अगर आपको ऐसा बोलूं 5 प्लस माइनस 2, 5 माइनस 2 तुम बोलोगे 3। लेकिन मैंने आपको कहा नहीं, 5 में 8 करो माइनस 2 को, 5 में 8 करो माइनस 2 को। ये जो माइनस था तो मैंने एडिशन में चेंज कर दिया, ये भी 3 आएगा कि नहीं आएगा? 5 में मैंने ऐड किया माइनस 2 को, तो मैं 5 माइनस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ कि मैंने 5 में ऐड किया माइनस 2 को। तो जो सब्ट्रैक्शन था उसको तो मैंने एडिशन में चेंज कर दिया। हाँ, मैंने ऐड किया एक नेगेटिव टर्म को। नहीं आ रहा है? हाँ सर आ गया। इस तरह से अगर कोई बोलेगा सर, जैसे बोलेगा 3 इंटू 2 6, 3 डिवाइड बाई 2, सर ये 3 1.5 है ना, ऐसे लोग कोई दूसरा नंबर लो, है ना। 6 डिवाइड बाई 2 तुम बोलोगे 3। मैं बोलूंगा डिवाइड मत करो, तुम ऐसा करो 6 को मल्टीप्लाई करो 1/2 से, 6 को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो भी 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो जो डिवीजन तुमको दिख रहा है तुमने इसको किसमें चेंज कर दिया? मल्टीप्लीकेशन से चेंज कर दिया। हाँ, डिवाइड किया जो तुम किससे? 1/2 से, यानी 0.5 से। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। देखना क्या बोल रहा हूँ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, क्या? वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी। अरे सर ये तो बड़ा कमाल का चीज हो गया, ये तो एडिशन हो गया। आप एक ए वेक्टर है लेकिन दूसरा माइनस बी वेक्टर है, मैं ए वेक्टर को और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ। सर एडिशन का तो रूल पता था अपने को, तो इससे काम बन जाएगा। हाँ काम बन जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हम ऐड ही करेंगे दो वेक्टर को जिसमें से एक ए वेक्टर है लेकिन दूसरा माइनस बी वेक्टर है, समझना। और दो वेक्टर को ऐड करने का ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और वो सारा फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा। एडिशन का जो रिजल्ट का मैग्नीट्यूड आएगा वो सब कुछ सेम रहने वाला है। बट हाँ, ख्याल क्या रखना है कि हमारे पास अब जो दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, एक ए वेक्टर है और क्या माइनस बी है। तो मैंने ए माइनस बी को मैंने लिखने का स्टाइल चेंज कर दिया अपने काम को आसान करने के लिए। और मैं कैसे करूंगा देखना इधर। सर हमें करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, है ना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। चलो वहीं पे आता हूं जब बनाया हूं। सर हमारा टारगेट क्या है? सर ए और बी को सेपरेट करो, ए माइनस बी करो। तो मैं एक काम कर रहा कि ए में से ऐड किया, ए वेक्टर को ऐड कर दिया माइनस बी से, किससे? माइनस बी से। अगर बी वेक्टर इधर की तरफ है तो मैंने आपको नेगेटिव वेक्टर बताया था, जस्ट इसके अपोजिट को इक्वल में जितना भी है उतना ही, इक्वल मेरिट को हम लोग क्या बोलेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सर डायरेक्शन अपोजिट कर दो, ये क्या बन जाएगा? माइनस बी वेक्टर। फर्स्ट क्लास में समझे इसको, ठीक है सर। अब मैं इस वेक्टर और इसको ऐड करूंगा तो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो ए माइनस बी तो बनेगा ना। हाँ समझ में आ कि नहीं है? जिन दो वेक्टर को सब मेरा हमारा टारगेट क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उनके बीच में एंगल कितना? थीटा, याद रखना उनके बीच में एंगल कितना? थीटा है। तो मैं ए माइनस बी करना भूल गया, मैं क्या कर रहा हूँ, ए वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ माइनस बी से, तो अगर इधर बी था तो इधर माइनस बी होगा कि नहीं होगा? अब मैं एडिशन करूंगा, तो एक ये एक ये, किसी ट्रायंगल का दो साइड है तो थर्ड साइड क्या होगा? रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा? तो मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे। अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे, पैरेलली शिफ्ट कर सकते, क्यों करेंगे सर? क्योंकि ट्रायंगल का वो रेगुलर साइड होना चाहिए। फिर एक वेक्टर इधर है तो दूसरा इसके साथ इसका मुंह में इसका पूछ लगा हो, है ना, तो ये बी वेक्टर नहीं बनेगा सर? बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? हाँ सर बन जाएगा, ये बी माइनस बी वेक्टर है ना, कौन सा वेक्टर है? माइनस बी वेक्टर। तो बताओ, ये एक ट्रायंगल है, इसका रेगुलर साइड है तो इसका जो अपोजिट साइड होगा ये क्या होगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा कि नहीं होगा?
मतलब ये क्या चीज है सर, ये है वेक्टर ए प्लस, अब क्योंकि जिसको तुम ऐड कर रहे हो खुद क्या है, माइनस बी है ना, ये माइनस बी है। तो ये जो ए और बी था, तो ए माइनस बी जो ये हुआ क्या था, क्या बन गया था, ए वेक्टर, और ये सर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, माइनस बी वेक्टर। ये जो ए था और ये बी था जिसके बीच में एंगल थीटा था, तो ए माइनस बी करने से वो किधर आ गया, इधर आ गया। ट्रायंगल लो, वापस से रिवीजन देखना, फर्स्ट लेक्चर देखना, समझ में आ जाएगा तुमको। वेक्टर ए इधर है, वेक्टर माइनस बी इधर है, मुझे ट्रायंगल लगाना तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस वेक्टर को मैं शिफ्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि हम ट्रायंगल लो क्या बताता है कि दो वेक्टर का रेगुलर साइड होना चाहिए। तुम पैरेललोग्राम लो भी लगा सकते थे, यहाँ पे इसका पैरेलल में एक लाइन यहाँ से, तो फिर वही भी डायगोनल वाला रिजल्ट ठीक है सेम ही आता। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं। ए और बी अगर हमको सेपरेट करना है तो ए और बी का सेपरेशन इधर की तरफ आएगा है ना इंटरेस्टिंग। ए और बी को जोड़ेंगे तो इधर की तरफ आएगा, और ए और बी को सेपरेट करेंगे तो इधर की तरफ आएगा, उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हो सकता है। हाँ देखेंगे उसको भी जब इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो सर अब ये जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये जो है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, आर वेक्टर जो हमारे पास आया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जो आया, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। भाई दोनों वेक्टर को सेपरेट कर रहे हो, या यूं कहो कि माइनस बी को ए में से ऐड कर रहे हो, जो भी कियो, तो इनका क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो चलो निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालेंगे, क्यों यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि हमको वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला पता है, ड्राइव कर चुके थे हम लोग। तो बताओ, जब कोई वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन होता है, एक ए है एक माइनस बी, कुछ भी हो, तो वेक्टर एडिशन में जो रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ध्यान रखना, ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी होगा। माइनस बी तो क्या बता रहा है, माइनस बी अगर इधर है तो माइनस बी क्या बता रहा है, इधर बता रहा है। भाई इसका लेंथ अगर 5 है तो लेंथ 5 होगा कि नहीं होगा, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ 5 ही होगा ना। सर माइनस का मतलब क्या है, इधर है, -5 मीटर का भी होता है क्या, -5 का मतलब क्या है, तो डायरेक्शन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए और बी, याद करो फॉर्मूला में जब हम लोग फॉर्मूला लिखते थे मैग्नीट्यूड लिखते थे, मैग्नीट्यूड है ना, बी कोस थीटा बी साइन थीटा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी लिए थे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ए बोले थे, ठीक है ना। अच्छा, प्लस 2ab हो गया ना, इंटू कॉस थीटा, सॉरी इंटू कॉस थीटा, थीटा मतलब किसके बीच का एंगल, जिन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो उसके बीच का एंगल। तो अभी तुम किन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो, सर वेक्टर ए को और वेक्टर माइनस बी को ऐड कर रहे हैं, वेक्टर ए को और वेक्टर माइनस बी को ऐड कर रहे हैं, मैं एडिशन का रिजल्ट दिखा रहा हूं यहाँ पे, जो कि सब्ट्रैक्शन अपने आप में है। तो वेक्टर बी को माइनस बी को ऐड कर रहे हैं, तो सर बताओ इस वेक्टर और इस वेक्टर जिनको तुम ऐड कर रहे हो, सर इसको इसको ऐड कर रहा हूं, जो कि एक्चुअली में है ये माइनस बी, तो उनके बीच का एंगल कितना है, सर आराम से निकाल सकते हैं। देखो ये एंगल चाहिए आपको, ये एंगल, ये टोटल एंगल कितना होता है, सर 180 होता है, यहाँ से यहाँ कितना है, थीटा है, तो इधर कितना एंगल बचा, सर 180 माइनस थीटा बचा, ये वाला एंगल कितना बचा, चिच्छी चिच्छी 180 माइनस थीटा बचा, ठीक है ना। ए और माइनस बी के बीच एंगल कितना, 180 माइनस थीटा, तो एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर देख करके आए हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 180 में किसी एंगल को हम एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एंगल बन जाएगा 2ab cos थीटा। लेकिन साथ में ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, सर 180 माइनस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो हो जाएगा माइनस कोस थीटा, क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा, उस माइनस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस कोस थीटा, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा दो वेक्टर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। फॉर्मूला याद करना बहुत सिंपल है, एडिशन में क्या था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहाँ पे क्या है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ पे ए और बी जो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसको समझना है, और ये जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट वेक्टर किसका है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो नया वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला आया, और मैंने कैसे बताया आपको, उसको अगर आपको समझ में आया तो फिर आपको मजा आ गया होगा, ठीक है। अदरवाइज रिजल्ट याद आना। सर इसके अलावा जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ए वेक्टर के साथ, जिसको हम लोग अल्फा नाम बोलते हैं, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था बताओ, सेम कॉपी पेस्ट कर दो। हाँ क्योंकि हम ए और माइनस बी को ऐड कर रहे हैं ना, तो क्योंकि एडिशन ही तो कर रहे हैं, हाँ हमारे पास एक ए है और एक माइनस बी है, इन दो को ऐड कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट आया, हाँ वो एडिशन अपने आप में सब्ट्रैक्शन है, वो अलग कहानी है, लेकिन है तो एडिशन ही। तो इनके बीच में जो रिजल्टेंट आएगा उसका जो एंगल बनेगा उसको मैं अल्फा नाम दूंगा, है ना, अल्फा नाम दूंगा। तो ये अल्फा जो होगा, ये जो अल्फा होगा रिजल्टेंट का, इस अल्फा का मैग्नीट्यूड वैल्यू कितना हो जाएगा, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था, b इंटू बी, मतलब बी विच का मैग्नीट्यूड, चलो तो माइनस बी है भाई, मैग्नीट्यूड b इंटू साइन थीटा, साइन थीटा मतलब क्या है सर,
थीटा था वहां पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जिनको ऐड कर रहे थे। यहाँ हम किन को ऐड कर रहे हैं, फिर ए और बी को ऐड कर, ए और माइनस बी को ऐड कर रहे हैं। ए और माइनस बी के बीच में एंगल थीटा नहीं है, थीटा कितना है 180 माइनस थीटा है, यहाँ वाला एंगल कितना है 180 माइनस थीटा है, तो साइन इंटू 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई ए वेक्टर प्लस बी इंटू कॉस थीटा। याद करो टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या था, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। रटो याद करो, सब थीटा क्या है, ए जिन दो को ऐड कर रहे हो ए और बी के बीच का एंगल है ना, तो यहाँ पे किन दो को ऐड कर रहे हैं, इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, इनके बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा है, तो ए प्लस बी कोस ऑफ 180 माइनस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा बी साइन, सर साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, बट ये क्या हो जाएगा सर cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे हम लोग तो a माइनस बी cos थीटा। तो तुम चाहोगे तो तुम रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो सब वेक्टर सब्ट्रैक्शन में उसका मैग्नीट्यूड और उसका वेक्टर का डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर 5 है और 10 है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, उनके बीच में अब एंगल देखो, अब एंगल क्या है उस एंगल को पुट करते जाओ, ठीक है, एंगल को पुट कर दो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा और डायरेक्शन भी आ जाएगा, ठीक है। यही था वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जो कि एडिशन का ही अपना एक पार्ट है और कुछ भी नहीं है। इसमें भी मिनिमम वैल्यू कितना होगा, वही, मैक्सिमम कितना होगा उतना ही, ठीक है ना, सारा कुछ सेम है। हाँ, ये वेक्टर एडिशन जो था a प्लस बी बी प्लस ए, यहाँ पे a प्लस बी और b प्लस ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए नहीं होगा, दोनों इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे वो जो एसोसिएटिव लॉ था वो सब फॉलो नहीं होगा, ठीक है, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे क्या बात करते हैं, ठीक है। हाँ सर, बहुत हो गया, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं सर, हम लोग एक बेसिक चीज जो हमको सीखना है, जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे वेक्टर में, ठीक है, ये तो वेक्टर एडिशन सीखे ही सीखे, सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक जो हम लोग का है वो दो चीज है, किसी वेक्टर को कैसे रिजोल्व करते हैं और किसी वेक्टर को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो जब मल्टीप्लाई वाला लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर होगा, रिजोल्व ना हम लोग आज सीखेंगे, कोशिश करेंगे आज कंप्लीट करने का, जो भी मेरा क्लास का समय है उससे पहले कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, ठीक है। हाँ ठीक, तो अभी थोड़ा सा और लेक्चर शूट कर लेते हैं, टॉपिक का नाम लिखो रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स, या रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है ना, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, किसी एक वेक्टर को टू को क्यों करेंगे, किसी वेक्टर को कैसे रिजोल्व करते हैं, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कैसे बोलते हैं, वैसे बोल सकते हैं कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, किसी वेक्टर का कंपोनेंट लिखेंगे, अब कंपोनेंट किधर लेंगे है ना, कंपोनेंट किस मतलब तोड़ना है ना, रिजोल्व करना मतलब तोड़ना। अभी हम जोड़ना सीखे कि दो वेक्टर अगर अलग अलग वेक्टर रहेगा तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, एक ए एक बी, तो रिजल्टेंट। अब कोई एक ही वेक्टर है तो उसको ए और बी को जोड़ने से ये बना था, उसको अगर तोड़ोगे तो ये और ए बन जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो उसको हम किस स्टाइल में तोड़ेंगे ताकि हमारा काम बहुत आसान हो जाए, ठीक है, उसको लोग रिजोल्यूशन बोलेंगे, ठीक ठीक, हेडलाइन ये है। देखो मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे कुछ 0,0 है, यहाँ पे मान लो 5,0 है, तो एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। अब ये जो वेक्टर है हम इसको क्या चाह रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि ये कौन सा वेक्टर से मिलकर के बना होगा, सर कौन सा मिलकर बना होगा कैसे बताएंगे, तो हम कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि ऐसा दो वेक्टर के बारे में बताओ जो इसके जो आपस में परपेंडिकुलर हो और जिनका ये रिजल्ट हो, मतलब आपको हिंट दे दिए, ऐसा दो वेक्टर में इसको तोड़ो जो वो खुद आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब दोनों का आपस में कितना एंगल होगा 90 डिग्री हो जाएगा, तब तो सर काम थोड़ा आसान हो जाएगा, इसको तोड़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मतलब इस वेक्टर को हम तोड़ना चाहते हैं कुछ ऐसे दो वेक्टर में जो आपस में परपेंडिकुलर हो, तो मान लो एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा सर ये तो किसी भी दो का रिजल्ट हो सकता था, आपस में परपेंडिकुलर ही क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में हम लोग आई जे के सबके बारे में पढ़ने वाले हैं, रिजोल्यूशन में जो हम लोग सीखेंगे हम लोग आपस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट को देखने वाले हैं उनके। तो जरा देखो ये और ये अगर ये दोनों वेक्टर मिलके ये नया जो दिया हुआ वेक्टर था अगर ये बना होगा तो इसको टूट करके ये दोनों बनना पड़ेगा। तो जब इसको तोड़ेंगे इस वेक्टर को, जब इसको हटा देंगे इसमें और इसमें लिखेंगे, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, इसको हम इसका हम कंपोनेंट ले लिए, इस वेक्टर का कंपोनेंट लिए टुकड़ा कर दिए, एक इधर एक इधर, यानी इसको रिजोल्व कर दिए, कुछ इधर कुछ रिजोल्व मतलब छाया, इसका छाया बना दिया समझो ऐसा, है ना, प्रोजेक्शन इसको बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे भी आगे वाला टर्म बहुत कुछ आएगा। तो ये हमारा टॉपिक है, कुछ दिमाग में घुस रहा है, हाँ सर दिमाग में ऐसा घुस रहा है कि कोई वेक्टर अगर मान लो कोई भी वेक्टर रैंडमली कोई भी वेक्टर है, किसी भी रैंडमली वेक्टर को हम उसके दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, अगर वो दो कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर हुआ तो ब्रेक करना बहुत आसान हो जाएगा, तो हम कैसे ब्रेक करेंगे हम देखने और समझने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले कि हम लोग इसको रिजोल्व करें तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं,
ऐसा नहीं कि दो ही कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, इसको हम लोग 2D में रिजोल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट में करेंगे, 3D में करेंगे तो उसको हम XYZ तीन तरफ कर लेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है, वो भी देखेंगे अपन लोग। तो सबसे पहले इसको हम कंपोनेंट कर रहे हैं इन 2D, इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में इसी वेक्टर को कैसे हम लोग इसका कंपोनेंट देखेंगे, ठीक है। 2 डायमेंशन मतलब मान लो कोई एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, या कुछ भी वाई जेड मान लो, है ना, एक्स जेड मान लो, कोई भी दो एक्सिस है, ठीक है। इधर देखना, अब रेंडमली हम कोई एक वेक्टर उठा लिए, कोई एक वेक्टर है इधर की तरफ, ठीक है, इस वेक्टर का नाम है मान लो एफ। तो मैं मुझे क्या करना है, इस वेक्टर एफ को, जो वेक्टर एफ था, ठीक है ना, इस वेक्टर एफ था जिसका इसका मैग्नीट्यूड एफ है, मान लो डायरेक्शन देते हैं, इस वेक्टर एफ को मुझे दो ऐसे कंपोनेंट में तोड़ना है जो आपस में परपेंडिकुलर हो। तो मुझे आसानी होने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, चलो एक को मैं एक्स बोल रहा हूँ और एक को वाई बोल रहा हूँ। एक्स वाई मतलब कुछ नहीं है, कोई भी दो हो सकता है, बस आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। तो सर इधर एक्स होता है इधर वाई होता है, तो देखने में अच्छा लग रहा है एक्स वाई। इस वेक्टर को जब हम इधर और इधर रिजोल्व करेंगे तो उसका कैसा कैसा कंपोनेंट इधर आएगा उसको समझने जा रहे हैं, और कभी रटने की जरूरत नहीं होगी, बस समझो। देखो मान लो जो तुम्हारा जो वेक्टर जिसको तुम रिजोल्व करने जा रहे हो, बस तुमको क्या पता होना चाहिए, किसी एक तरफ से एंगल पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो मान लेता हूँ कि चलो ये जो वेक्टर है, जिसको इस वेक्टर को जिसको मैं इस तरह और इधर तोड़ना चाह रहा हूँ, इसको हटा करके मैं ऐसे लिखूंगा और ऐसे लिखूंगा, फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा, इसको तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये दोनों बन जाएगा। तो उसके लिए हमें मान लो इधर से पता है कि चलो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर, जो मेड वेक्टर था, जिसको तुमको रिजोल्व करना था, उसका वो जो है इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अगर इस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, अब हमारे लिए पूरा काम आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, देखो थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो ये है, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट ये है, तो इसको तोड़ेंगे तो ये और ये बनेगा, ठीक। चलो अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बेसिक ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे और कुछ भी नहीं करने वाले। एक एफ वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड एफ है और डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो इस वेक्टर का इधर कितना होगा वैल्यू और इधर कितना होगा वैल्यू, उल्टा सोचो, ये वाला और ये वाला ऐड होके बना होगा, तो इसको टूट करके ये और ये बनना है। कैसे बनाएंगे, तो एक काम कर दो, पहले यहाँ पे cos थीटा का थोड़ा फॉर्मूला लगाओ। सर cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मानूं, देखो यहाँ दिख रहा है, तो अगर ये वेक्टर को मैं पहले शिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो ये और एक बिल्कुल सेम ही दिखेगा तुमको, बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल लेंथ सेम है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, सर एक बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, सर ये बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। सर ये बेस हमको निकालना है और ये हाइपोटेन्यूज का हमको लेंथ पता है, मैं लेंथ की वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड लिखूंगा, है ना। तो चलो मान लो मैं इसको बोल दे रहा हूँ क्या, कि बी बोल दे रहा हूँ, बी यहाँ आते हैं बी बोल दे रहा हूँ और इसको मैं पी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो बताओ बी का वैल्यू कितना आ गया, तो बी का वैल्यू आ गया एफ इंटू कॉस थीटा। यानी यहाँ से यहाँ जो रिजल्ट आया ये कितना आ गया, एफ इंटू कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा बराबर बी बाई बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, कि ये जो वेक्टर है इसका इधर कितना वैल्यू आ जाएगा, तो इधर इसका वैल्यू आ गया था एफ इंटू कॉस थीटा, एफ इंटू कॉस थीटा। इसको मैं बोलूंगा इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल क्या बोलूंगा, देखो ये लाइन एक्स एक्सिस की तरह है, जिधर से एंगल बनता है ना, तो एक्स एक्सिस वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। वाई एक्सिस वाला लाइन का नया नाम वर्टिकल नाम रखते हैं। तो किसी वेक्टर का जिसके साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, उस वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट आया, एक्स की तरफ कितना वैल्यू आ गया, एफ कॉस थीटा आ गया। फिर अगेन इस ट्रायंगल में दूसरा फॉर्मूला लगाओ साइन थीटा का। सर साइन थीटा क्या होता है, सर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। जो परपेंडिकुलर है उसका वैल्यू कितना है सर, पी है, तो पी बाई एफ, परपेंडिकुलर का लेंथ बाई हाइपोटेन्यूज का लेंथ मैग्नीट्यूड। तो पी का वैल्यू कितना आ गया, तो पी का वैल्यू आ गया हमारा यहाँ से एफ इंटू साइन थीटा। यानी इस वेक्टर का जो इधर वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो ये आएगा एफ इंटू साइन थीटा, एफ इंटू साइन थीटा। बाद में इतना तुम यूज करोगे, कोई इसका बहुत ज्यादा यूज करोगे, बहुत ज्यादा यूज करोगे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो वेक्टर था उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वाई मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। यानी हम लोग अब सीख चुके कि अगर कोई एफ वेक्टर है, ठीक है, वो अगर एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस एफ वेक्टर का इधर कितना वैल्यू आएगा, तो एफ इंटू कॉस थीटा, और इस एफ वेक्टर का इधर कितना वैल्यू आएगा, तो एफ इंटू साइन थीटा। यानी जिसके साथ एंगल बन रहा है उधर कितना आएगा, कॉस थीटा। और जो क्योंकि आपस में तुम इन दोनों को परपेंडिकुलर नाम दिए थे, तो एक के साथ थीटा बनेगा तो इधर 90 माइनस थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो जिधर से एंगल थीटा बनेगा उधर क्या वैल्यू आएगा, एफ कोस थीटा, उधर क्या आएगा, एफ साइन थीटा। क्या तुम इस कहानी को समझे, अगर तुम इसको समझ चुके हो तो तुम्हारा लगभग 90% प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब क्या था सर, एक एफ वेक्टर था, जो मान लो अब ये कोई भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, कुछ भी है, इधर से एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है ना। तो मैं इस वेक्टर को फटाफट रिजोल्व कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, हटा सकता हूँ, कि इधर इसका वैल्यू कितना होगा, एफ इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, इसका एफ इंटू साइन थीटा हो जाएगा। यानी मैं अगर इस वेक्टर को हटा दूं,
हटा दूं, ठीक है ना, इसको अगर हटा दूं, ठीक है, जो f था उसको हटा दूं, तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये ऐसे लिखना या ऐसे लिखना, ये दोनों बात एक ही था, ये दोनों बात एक ही था। कोई वेक्टर जो इधर से थीटा एंगल बना रहा था, ठीक है, उसको तुम एक वेक्टर सिंगल में लिखो या उसको तोड़ दो वेक्टर में, वो दोनों एक ही चीज। क्यों? इसका मतलब सर ये दोनों जुड़ करके वो बनेगा क्या? देखो प्रूफ करते हैं। क्या ये वेक्टर जो तुम जिनको तोड़े थे, इसको तोड़ के तुम इसको तोड़ के इधर लिखे थे और इधर लिखे थे, इस वेक्टर का इधर वाला कंपोनेंट f cos थीटा आया था, इधर वाला कंपोनेंट f sin थीटा, कंपोनेंट मतलब तोड़ना। अब मैं वापस जा रहा हूँ कि मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो क्या f के बराबर बनेगा क्या? देखो ऐड करो, एडिशन रूल लगाओ, है ना, एडिशन रूल लगाओ। सर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड f cos थीटा है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड f sin थीटा है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 है। इन दो वेक्टर को हम ऐड करना चाहते हैं, चलो ऐड करो। तो एडिशन का फॉर्मूला क्या है? रूट ओवर a का स्क्वायर, a की जगह क्या है सर? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड f cos थीटा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, एक का मैग्नीट्यूड f sin थीटा है, प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू cos थीटा, मतलब इस वेक्टर और इसके बीच में एंगल, जैसे इसके बीच में एंगल कितना 90 है कि नहीं है, और cos 90 का वैल्यू कितना 0 होता है कि नहीं होता है, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो क्या हो जाएगा सर? यहाँ से सोल्व करो, क्या हो जाएगा? तो यहाँ से देखो एफ स्क्वायर कॉमन लो इस चीज से, तो यहाँ क्या बचेगा सर? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, यस सर बचेगा। इसका वैल्यू कितना होता है सर? इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो कितना आ गया सर? रूट ओवर एफ का स्क्वायर, मतलब एफ के बराबर आया कि नहीं है? अरे सर ये तो वही आ गया, आना ही था, क्योंकि मैंने एफ को तोड़ा था, मैंने एफ को तोड़ा था, तो वो कैसे टूटा था? तो इसका एक तरफ एफ कोस आया था और दूसरी तरफ एफ सेंटर आया था। हाँ, ये जरूर हमने कहा था, हमने ये जरूर पहले डिसाइड कर लिया था कि ये जो जिसमें हम तोड़ेंगे तो वो आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। पहले हम लोग तय कर लिए थे, जिससे हमारा ये रिजल्ट आया, तभी तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना, और फिर बेस और परपेंडिकुलर वाला भी हम निकाल लिया। तो ये सब मुद्दे की बात है सर, ठीक है सर। कहने का मतलब ये है, अब हम लोग आज के बाद हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, कोई भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। वो दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और जिधर के साथ जिस दो वेक्टर में तोड़ना चाहती हो, तो किसी एक के साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है, तो जिधर एंगल थीटा बनेगा उधर क्या आएगा? एफ कोस आएगा, और उसके परपेंडिकुलर में क्या आएगा? एफ साइन थीटा आएगा, जिसको मैंने आपको समझाया अभी। बैक करके फिर से बार बार देख लो और समझ लो, ठीक है। अगर मैं आपको एक लाइन में बोल दूं फटाफट, ये देखो कोई एक वेक्टर है, इसका वैल्यू मान लो 50 है, 50 न्यूटन, और इधर से मान लो एंगल बन रहा है 37 डिग्री। कितना डिग्री? 37 डिग्री। तो इस वेक्टर को सर ये देखो 50 न्यूटन इधर है, 37, मैं क्या चाहता हूँ इसको ना, मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, इधर और इधर लिखना चाह रहा हूँ। क्यों चाहेंगे? आगे समझ में आएगा। फिजिक्स में हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, कंपोनेंट क्यों लेंगे, हमको समझ में आएगा। हमारा अपना सुविधा के लिए हम लोग किसी वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, है ना। तो इससे पहले आप दो वेक्टर को जोड़ना सिखाए, अब किसी एक वेक्टर को तोड़ना सिखा रहे हो। हर कुछ का यूज है अपना अपना ना, इसलिए कर रहे हैं आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं इस 50 न्यूटन को लिखना चाहूंगा, तो मैं इसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ। इसका एक वैल्यू इधर आएगा और एक वैल्यू इधर आएगा। सर इधर कितना आएगा सर? 50 इधर है, ये थीटा है, तो इधर कितना आएगा बताओ? 50 का cos थीटा, कौन से फॉर्मूला से? cos थीटा का फॉर्मूला से। सर ये बेस है, ये हाइपोटेनस आएगा कि नहीं आएगा? 50 का cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा? 50 का sin थीटा। अब देखो थीटा कितना है? 37 डिग्री, तो 50 इंटू cos ऑफ 37 डिग्री। cos 37 वैल्यू कितना होता है? cos 37 याद करो, 37 सामने 3, इधर 4, 4/5 कितना होगा? 4/5। तो 4/5 करो तो कितना आएगा? 40 आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा सर? 30 हो जाएगा। यानी मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि दो वेक्टर है, इधर कितना 40 और इधर कितना 30 है, इन दोनों का रिजल्टेंट 50 आना चाहिए और एंगल 37 बनना चाहिए। देखो करके देखो फटाफट। तो कैसे करेंगे? रूट ओवर 40 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos, तो 0 हो गया, 2ab cos 90, तो कितना आएगा तक? 50 आ जाएगा। सर एंगल 37 कैसे पता करेंगे? तो एक वेक्टर ए, एक वेक्टर ए, इसके बीच का एंगल निकालना है। सर एक ए नाम दो, कोई बी नाम दो, है ना। तो क्या था फॉर्मूला? tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, था कि नहीं था? अगर था तो सर साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा और नीचे में a प्लस बी, ठीक है। तो ये टेन अल्फा इज इक्वल टू, तो अगर मैं इधर से अल्फा देखता हूँ, इधर से मैं अगर अल्फा देख रहा हूँ, ये इसको मैं अगर अल्फा नाम दे रहा हूँ, तो ये हमारा क्या है सर? ए, ये क्या है? बी है। याद करो यार, ए के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये ए और बी। अब इसको तुम इन दो उल्टा जा रहे हो, एडिशन कर रहे हो, ये दोनों को एडिशन कर रहे हो, फिर प्रूफ करो कि हाँ ये आएगा। पहले तुमने इसको तोड़ा तो ये और ये बना, अब तुम उल्टा जा रहे हो, इन दोनों को ऐड करके तुम वो ये बनाना चाह रहे हो। देखो टेन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? बी साइन थीटा, बी में कितना है? 30 है, साइन 90, ए और बी के बीच में एंगल 90 है ना। तुम जानबूझ के 90 में तोड़ा ही था दोनों को, है ना। डिवाइड बाई ए प्लस 40 प्लस, तो ये 30 है, ए 40 प्लस cos 90 जीरो हो जाएगा। तो कितना आ गया सर? 30/4, 3/4। तो टेन अल्फा 3/4 मतलब अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? 37 डिग्री। यस आ तो रहा है। यानी मैं इस दो वेक्टर को ऐड करूं तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 50, और एंगल कितना आएगा सर? एंगल आ जाएगा 37 डिग्री। इसी तरह से अगर कोई 50 था और 37 डिग्री पे था, तो उसका तोड़ोगे तो ये और ये बनना चाहिए। ये तो है रिजोल्यूशन, ठीक है। हाँ,
तो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे यार, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है? इसलिए इसको अच्छे से बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना इसको, है ना? बहुत अच्छे से समझना। मैं किसी बॉल को ऐसे फेंकूँगा पॉलिटिकल मशीन में 100 मीटर पर सेकंड तक, है ना? मान लो इधर से एंगल कितना बना है 53 डिग्री, कितना एंगल बनाया 50। मैं क्या बोलूँगा, इसका तुम 2 कंपोनेंट करो, इधर कितना आएगा, सर इधर कितना आएगा? सर इधर x की तरफ कितना आएगा? सर 100 फिफ इधर कितना आएगा? सर 100 कोस 53 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? cos 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर cos 53 मतलब सामने पूरे बेस में 3 3/5 3/5 मतलब इधर कितना होगा? सर 60 हो जाएगा। तो इधर कितना आएगा? तो इधर सर अगर इधर इधर f वेक्टर है, इधर एंगल है, तो इधर क्या होगा? f cos थीटा, इधर क्या होगा? f मतलब 100 sin थीटा। याद हुआ कि नहीं हुआ? सर याद हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अगर f वेक्टर इधर थीटा है, तो इधर थीटा हुआ, तो इधर f cos थीटा, इधर f sin थीटा। तो इधर थीटा है, तो इधर f cos थीटा, इधर f sin थीटा। कितना हुआ? ये कितना आ जाएगा? बताओ 80 आ जाएगा। 100 into sin 80 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और देखो, मान लो तुम्हारे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है ना? ऐसे कुछ आगे जाके यूज करेंगे सब खूब, है ना? यहाँ पे मान लो कोई तुम्हारे पास बॉक्स रखा हुआ है एम मास का, ये एंगल मान लो यहाँ पे थीटा तुम्हारा बन रहा है। बताओ इस पे फोर्स जो लग रहा है धरती के द्वारा, कितना फोर्स लग रहा है? मास इंटू स्मॉल जी, ठीक है? अगर हम क्या चाह रहे हैं, इस mg का ना, इस जो फोर्स है वेक्टर है, यस सर वेक्टर है, इसको हम ना रिजोल्व करना चाह रहे हैं, इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, जिसमें से एक कंपोनेंट हमारा एक ये होगा। अगर ये एक ये होगा, तो ऑब्वियसली बात है इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट दूसरा ये होगा। आपस में ये दोनों क्या होना चाहिए? इस वेक्टर को मैं तोड़ूंगा तो एक कुछ इधर आएगा, कुछ इधर आएगा। सर इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा? सर कैसे पता? सर किसी एक तरफ से एंगल पता चल जाए। अगर इधर से एंगल पता चल जाएगा तो इधर cos थीटा में, इधर sin थीटा में। इधर से एंगल पता चलेगा, इधर cos थीटा में, इधर sin थीटा में। चलो एंगल कैसे पता करेंगे? सर हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है, दिया हुआ है। देखो ये अगर थीटा है तो ये कितना है? ये 90 है। कितना है? 90 है। सर ये 90 है थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? सर 90 माइनस थीटा। ट्रायंगल का एंगल का सम 180 होता है कि नहीं होता है? तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो अगर 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई वेक्टर है, दो कंपोनेंट में तोड़ रहे हो, एक इधर एक इधर, तो जिधर थीटा एंगल बनेगा उधर क्या आ जाएगा? सर वेक्टर का cos थीटा। तो इधर कितना आ जाएगा? सर वेक्टर mg था, तो उसको हम तोड़ रहे हैं, इसको हटा के अब हम लोग ऐसे लिखेंगे। इधर कितना आ जाएगा? mg का cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा? mg का sin थीटा, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बना था? ये बना था। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को रिजोल्व करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, कंटिन्यूअसली हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा वक्त हो चुका है ऑफलाइन क्लास लेने का, ठीक है? तो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।